हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ टर्म दे दिए मैंने, जैसे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर ऊपर उठाते हैं, यानी अगर आपको ऊपर देखना पड़ता है, तो इसका मतलब उस समय जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आई का, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर यही काम हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर आपको नीचे करना पड़ रहा है, अगर आपको नीचे देखना पड़ रहा है, तो उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज को, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो दिया है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार। एक वर्टिकल पोल है, तो इसका मतलब पोल कहाँ पर होगा? ग्राउंड पे कहीं होगा। एक वर्टिकल पोल है जिसकी एक वर्टिकल पोल हो गया और ये ग्राउंड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड पे पोल के फुट से 25 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ से इसके टॉप को देखा जाएगा, तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन देखो एक बार फिर से कह रहा हूँ। एक वर्टिकल पोल ग्राउंड पर और पोल का फुट से 25 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ से अगर कोई पोल के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है। ठीक, वर्टिकल पोल हो गया जिसकी हाइट को हमने h मान लिया। 25 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या है इसमें? द एंगल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी h निकालना है। तो अगर इसकी नेमिंग कर दें ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी 60 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? tan थीटा में, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 और ए बी की जगह पर h है, जबकि बी सी की जगह पर 25 है। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा? 25√3 मीटर। तो इस तरीके से क्या निकल आया? वर्टिकल पोल की हाइट निकल आई। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें? सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि एक काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। फिगर को समझिए थोड़ा सा, क्या कह रही है फिगर? इसमें इन्होंने कहा है कि एक काइट है जिससे एक थ्रेड बंधा हुआ है और इस थ्रेड की लेंथ दे रखी है 165 मीटर। थ्रेड की लेंथ दे रखी है 165 मीटर। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ ये जो थ्रेड का एंगल है वो 30 डिग्री का है विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि हमको हाइट निकालनी है ग्राउंड से काइट की, यानी ग्राउंड और काइट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो निकालनी है। जब कभी भी हमें हाइट निकालनी होती है तो इसका मतलब दिस इज परपेंडिकुलर हाइट। 165 हाइट नहीं है, हाइट परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा। h यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में है? साइन में है। अगर इसकी नेमिंग ए बी सी कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? साइन लगाया जाएगा, क्योंकि जो नो गिवन है और जो फाइंड करना है
ये दोनों जिसमें मिल जाए, साइन में मिल जाए तो साइन, कॉस में मिल जाए तो कॉस, टैन में मिल जाए तो टैन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस साइन, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी साइन 30, और यहाँ पर ए बी की जगह पर h आ जाएगा, जबकि ए सी की जगह पर 165 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 165/2, यानी कि 82.5 मीटर। ये आ जाएगी काइट की ग्राउंड से हाइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कहा गया है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85, यानी कि काइट और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहाँ से इसके बीच में जो स्ट्रिंग यूज़ की जा रही है उसकी लेंथ दे रखी है 85 मीटर। यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें काइट है और उसके थ्रेड की लेंथ कितनी है, 85 है। एक काइट दे रखी थी और उसके थ्रेड की लेंथ कितनी है, 85, और ग्राउंड से जो उसका एंगल है वो थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है विद द लेवल ग्राउंड। एंड आगे दिया है ये एंगल इस तरीके से है कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है 15/8। क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए। एक काइट जिसके थ्रेड की लेंथ 85 है, ग्राउंड से एक एंगल थीटा बना रही है, जिसका tan यानी कि tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। और आगे निकालना क्या है, हमको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, h निकालनी है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो ये जो tan दे रखा है उसका यूज़ कर लेते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो उसमें आपको कई बार ऐसा करना पड़ा कि tan दिया होता था, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो वही काम यहाँ अगर कर लिया जाए। अगर tan दे रखा है तो साइन कैसे निकलेगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। तो ऐसे में अगर हम हाइपोटेनस निकालें तो कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम हाइपोटेनस मान लें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ऐड हो जाएगा 289 आ गया। तो h कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट यानी कि 70। h आ गया 70, यानी कि हमको हाइपोटेनस मालूम हो गई। अब निकालना क्या है यहाँ से हमको, tan तो मालूम हो गया। यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस दे रखी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होती है, साइन में, यानी इसको लिख सकते हैं AB/AC। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप। अगर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15/70। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर 15/70, AB की जगह पर h आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 × 85/17। 17 5 × 85 और 15 5 × 75, तो 75 मीटर जो हाइट आएगी, जो काइट की हाइट है ग्राउंड से, वो कितनी आ गई, 75 मीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ द 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या लिखा है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि मान लीजिए सन यहाँ पे है। अगर मान लीजिए सन यहाँ पर है तो यहाँ से कुछ लाइट रे आएंगी और कह रहे हैं ये फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल। मान लीजिए कहीं कोई पोल है, अगर ये पोल है तो यहाँ पर सन है, तो इसका शैडो कहाँ पड़ेगा, कुछ इस तरीके से पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ग्राउंड पे हमने बनाया ये शैडो है, ये क्या है, पोल है। तो पोल की हाइट दे रखी है h, पोल की हाइट नहीं दे रखी 10 मीटर, ये 10 मीटर दे रखी है। और फाइंड द एंगुलर एलिवेशन, एलिवेशन बोला गया है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है थीटा। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन यानी थीटा निकालना है ऑफ द सन, यानी कि यहाँ से अगर सन को देखा जा रहा है तो ये सन के लिए थीटा एंगल है, और 10 मीटर लॉन्ग पोल हो गई, और इसकी जो डिस्टेंस है, फाइंड द एंगुलर सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3, यानी ये जो 10 मीटर का पोल है इसके शैडो की लेंथ है 10√3। क्वेश्चन समझो आप, सन से जो लाइट आ रही है वो एक पोल के शैडो को बना रही है ग्राउंड पर, तो उस शैडो की लेंथ 10√3 है। सन के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, पोल की हाइट 10 दे रखी है, निकालना है थीटा कितना होगा। तो अगर यहाँ पर हम थीटा देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, किस में होता है, tan में होता है। अगर नेमिंग करते हैं ABC
तो आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे अगर tan थीटा लगाया जाए तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा ऐसे ही रहेगा, ए बी की जगह पे लिख सकते हैं हम 10 और बी सी जगह पे 10√3, 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3 = tan थीटा। अब ये बताइए tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो होता है tan 30। इसका मतलब tan थीटा = tan 30, इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो आंसर जो इसका होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी कि सन के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एक पोल है, सन की लाइट की वजह से उसका शैडो बन रहा है और उस शैडो की लेंथ 10√3 दे रखी है, जबकि पोल की हाइट 10 दे रखी है। सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे रखा है, तो इस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो परपेंडिकुलर गिवन था, बेस गिवन था, तो हमने tan लगा दिया और यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए कहीं भी बना लें, इधर बना लिए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए लैम्प पोस्ट है यहाँ पर, और वन 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी जिसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है। और उसके बाद लिखा है कि एन कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लैम्प पोस्ट है। अगर ये लैम्प पोस्ट है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ लाइट आ रही होगी, यहाँ से मान लो लाइट आई, और जब ये लाइट आई तो ये जो लड़की है 1.5 मीटर, इसका शैडो कहीं पर बनेगा। तो वो शैडो कहाँ पर बना, ये बना। तो इस शैडो की लेंथ दे रखी है 4.5 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि शैडो की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। अ लैम्प पोस्ट if a 1.5 meter tall girl stands at a distance of 3 meter from a lamp post and casts a shadow of length 4.5 meter on the ground, then find the height of the lamp post। यानी हम निकालना क्या है, निकालना। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक लड़की है, एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट की हाइट हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो इस लड़की का शैडो जो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है 4.5। ठीक है, तो निकालना है हमको हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। तो पहला काम ये बताइए कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल कॉमन है और ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री। इसका मतलब अगर नेमिंग कर दें ए बी सी पी क्यू, तो इसका मतलब ए बी सी और पी क्यू सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया और एक एंगल कॉमन इक्वल हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो पहले तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी ए बी, क्या कह सकते हैं, एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन हो जाएगा कॉमन। देखिए ये मैं आपको इसलिए दिखाया जा रहा हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे, वरना तो डायरेक्ट लग सकता था, ये अपने आप अंडर स्टूड था और डायरेक्ट अप्लाई हो जाता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पी सी क्यू ए सी बी इक्वल है कॉमन एंगल, और एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल पी सी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। पी सी क्यू और ए सी बी ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू का रेशियो ए बी के साथ होगा, देयरफॉर पी क्यू का रेशियो ए बी के साथ वही होगा जो सी क्यू का रेशियो सी बी के साथ है, जो सी क्यू का रेशियो सी बी के साथ है। तो यहाँ पी क्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू दे रखी है 1.5, पी क्यू दे रखी है 1.5, ए बी एच ए हो गई,
जबकि सी क्यू कितनी है 4.5 और पूरी ये कितनी हो जाएगी 7.5। अगर सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा h, यानी कि 4.5 इंटू एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 7.5। तो h कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 7.5 अपॉन 4.5। पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 15 3 जा 45 और 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि 2.5 मीटर, यानी जो पोल की हाइट आनी चाहिए वो 2.5 मीटर आनी चाहिए। तो यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें लिखा था शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है समझ लो एक बार। देखिए सन है ये सन है मान लीजिए, और सन के लिए एंगल ऑफ जो एलिवेशन पहले दे रखा है। देखिए किसी भी चीज़ का जो शैडो बन रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई हम ऑब्जेक्ट अभी ले लेंगे, कंसिडर करते हैं, लिखा है शैडो ऑफ अ टावर। तो एक टावर ले लिया गया, मान लीजिए ये टावर ले लिया गया, इसका शैडो बनेगा, ये शैडो बन गया। तो जो शैडो बन रहा है अभी वो दे रखे हैं कि द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसका मतलब अगर इस एंगल को हम पहले 60 मान लें, इस एंगल क्या मान लिया 60 मान लिया। अब यही यानी यहीं पर सन है, यही टावर है, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। तो चेंज क्या होगा? प्लेस चेंज होगा। इसका मतलब अब जो चीज़ यहाँ पर थी वो यहाँ पर है, तभी तो एंगल बढ़ेगा। जितना पीछे बढ़ते चले जाएंगे एंगल उतना कम होता चला जाएगा। किसी बिल्डिंग को अगर पास जाके देखेंगे तो सर ज़्यादा ऊँचा करना पड़ेगा, किसी बिल्डिंग को दूर से देखेंगे तो सर कम ऊँचा करना पड़ेगा। इसका मतलब पास जाने पर एंगल बढ़ेगा और दूर जाने पर एंगल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जितना 60 डिग्री एंगल पर शैडो बनाता था उससे 10 मीटर बड़ा शैडो बनता है अगर एंगल 45 डिग्री होता है। यानी कि ये 10 है और ये इस पूरी हाइट को इसको अगर हम x मान लें, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको h निकालना है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझो आप। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सन की लाइट की वजह से शैडो बन रहा है, तो जब 60 डिग्री का एंगल होता है तो शैडो की लेंथ x है, और जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो शैडो की लेंथ उससे 10 ज़्यादा यानी कि x + 10 होगा। यानी कि शैडो एक बार x है और एक बार x + 10 है, जबकि टावर की हाइट में कोई चेंज नहीं है, h रहेगी। तो करना क्या है, एक बार नेमिंग कर देते हैं A B C D। अगर हम इन ट्रायंगल ABC पे पहले काम करें तो ABC में क्या आ जाएगा, एंगल दिया है परपेंडिकुलर बेस 10 में होता है, तो tan 60 इज इक्वल टू आ जाएगा h/h। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x, h बराबर √3x। अब हम बात करेंगे tan यानी कि इन ट्रायंगल ABD में, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा AB/BD यानी h/ ये पूरी यानी x + 10। अब यहाँ पर tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू h/x + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई तो h बराबर आ जाएगा x + 10। h की जगह पर कितना लिख सकते हैं √3x, √3x इज इक्वल टू x + 10। तो अगर x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3x - x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा √3 - 1 इंटू x बराबर 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/√3 - 1। तो ये वैल्यू किसकी आई, x की आई, लेकिन हमें तो चाहिए h। तो h कैसे मिलेगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी देयरफॉर h इज इक्वल टू x √3x यानी कि √3 इंटू x की वैल्यू। तो x कितना है 10/√3 - 1। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को स्लाइस करना है। स्लाइस करने के लिए क्लास 9 में आपने सीखा था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो √3 + 1 से नीचे, तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई।
तो ऊपर आ जाएगा √3 × 10 और यहाँ पर √3+1, जबकि नीचे जो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 - 1 √3+1 यानी कि 3 - 1, और 3 - 1 का मतलब कितना भाई a - b a + b √3 - 1 √3+1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। √3 को अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 हो गया, अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। हमने वैल्यू अगर यहाँ पर लिखनी है √3 की, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो √3 की जगह पर लिख सकते हैं हम 1.732 अपॉन 2, अगर ये ऐड हो जाएगा तो 3 + 1 यानी 4, यानी 5 × 4.732 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 33, 5 × 3 = 15, 18, 5 × 2 = 10 और 11। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 11.83। ठीक है, 2 ठीक है। √3 3 + √3, तो √3 यानी ऐड हो गया, 3 + 1 4, 4.732, 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमको क्या मिल जाएगी, h मिल जाएगी। तो h कितना आ जाएगा, चलिए ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। जो ये फ्लैग लगा हुआ है इसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर, यानी कि ये फ्लैग की जो हाइट है जो यहाँ पर लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। और फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर कहीं ग्राउंड पे कोई पॉइंट O है, यहाँ से किसको देखा जा रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देखा जा रहा है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है और फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखा जा रहा है, यानी इसके लिए जो एंगल है वो दे रखा है 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले 30 डिग्री था और जब हमने फ्लैग के टॉप से इसी जगह सर एंगल देखा तो 60 डिग्री। इसका मतलब एक ही जगह पर खड़े हैं
एक बार हमने टावर के टॉप को देखा तो उस समय एंगल 30 डिग्री हमारी हाइट पे बनेगा, जबकि अगर हम फ्लैग के टॉप को देखेंगे तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। एंगल क्लियर अगर है हमको तो उसके बाद निकालना क्या है, इसकी हाइट हमको शायद नहीं मालूम है, इसकी हाइट को हमने h मान लिया और बेस भी नहीं जानकारी में तो उसको हमने x मान लिया। हाँ जी, नहीं मालूम है तो क्या किया जाए, हमें हाइट निकालनी, कैसे निकालें, एक बार लगा देते हैं, नेमिंग कर दें अगर तो A B O तो दिए, ये इसको C नाम दे दिया। तो इन ट्रायंगल AOB में अगर काम करें तो यहाँ पर ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन OB, तो tan 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो tan 30 इज इक्वल टू AB की जगह पर h आ गया और OB की जगह पर x आ गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू √3h, यानी x इज इक्वल टू √3h आ गया। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल अगर हम OCB में काम करें, OCB में काम करेंगे तो यहाँ पे भी क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan लगाएंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC का मतलब h प्लस 5 अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू कितनी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दिया जाए तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 5। अब क्या करना है, अगर हम x की जगह पर वैल्यू कितनी थी √3h अगर लिख दें तो √3 और x की जगह पर √3h इज इक्वल टू h प्लस 5, तो यहाँ पे √3 यानी √9 यानी कि 3h आ जाएगा, h इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 5, तो 2h बराबर 5 है तो h बराबर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर क्या आ गई, टावर की हाइट निकल आई। ठीक है, इसके बाद ये तो क्लियर है, एक टावर था जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल लिए, सॉल्व किया, वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका कि 2 पिलर्स हैं और इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रोड है जिसकी विड्थ 100 मीटर दे रखी है, दोनों साइड में 2 टावर बने हुए हैं जिनकी हाइट क्या है, सेम दे रखी है। 2 पिलर है इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लिया गया और यहाँ से कहाँ कह रहे हैं, इनके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए कि किस पिलर से दूर है हम, अगर नेमिंग कर दें, इसको AB नाम दे दिया, इसको हमने CD नाम दे दिया, तो AB और CD 2 पिलर है, इसको नाम मैंने P दे दिया। ठीक है, तो कौन सा एंगल 60 होगा और कौन सा एंगल 30 होगा, तो ये कैसे क्लियर हो, मैंने आपसे बोला था कि जितना पास में होंगे एंगल उतना बड़ा होगा और जितना दूर होंगे उतना एंगल छोटा होगा। हम इस P पॉइंट को D के पास में मान रहे हैं, इसलिए इधर का जो एंगल होगा वो बड़ा होना चाहिए, और इस पॉइंट P को B से दूर मान रहे हैं, इसलिए इस एंगल को छोटा होना चाहिए। तो जो एंगल है वो कितने कितने हैं, एंगल दे रखे हैं इसमें 60 एंड 30, इसका मतलब ये एंगल 60 होगा और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। पूरी 100 दे रखी है और इनकी हाइट आपस में क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। निकालना है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। यानी कि हमको ये बताना है कि जो P पॉइंट है वो इस पिलर से कितने डिस्टेंस पे है या इस पिलर से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर एक साइड को हम x मान लें तो दूसरे साइड की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 100 माइनस x हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। पूरी 100 थी, अगर एक तरफ की x है तो आएंगे हो जाएगी 100 माइनस x, और हाइट दोनों की इक्वल h रहेगी। तो अगर हम लगा दें इन ट्रायंगल CDP या PDC, अगर इसमें लगाएंगे तो क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे h बराबर √3x। उसके बाद क्या करें, यही काम अगर हम इन ट्रायंगल ABP में काम करेंगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है और बेस है,
तो यहाँ भी tan लगाना पड़ेगा, tan 30 लगाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 100 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए जाए तो कितना आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो h की जगह पर क्या लिख सकते हैं √3x, तो ये √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, तो ये √3 इंटू √3 3x, ये x इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर कितना 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x बराबर 100, तो 100 बराबर 25, यानी कि ये आ जाएगा 100/4 यानी कि 25। तो 25 मीटर, इसका मतलब क्या होगा कि एक पोल से 25 मीटर की डिस्टेंस पे है या दूसरे पोल से कहें तो 75 की डिस्टेंस पर है। दोनों आंसर आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि जो पॉइंट, जो पोजीशन है उस पॉइंट की, वो एक पोल से 25 या दूसरे पोल से 75 की डिस्टेंस पे होगा। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। तो जो हमको x की वैल्यू मालूम हो गई है, तो देयरफॉर अगर हाइट निकालनी तो ये थी √3x, तो x की जगह पे कितना लिख सकते हैं 25, तो ये आ जाएगा 25√3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू लिखना चाहें तो हमने बोला कि 1.732 ये वैल्यू होती, मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख देंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, कर लेंगे जैसे 17 दूनी 34, लगभग 46 पॉइंट समथिंग इसकी आनी चाहिए, 43 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 43.3 मीटर ये आनी चाहिए इसकी हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर आर। क्वेश्चन को समझो पहले आप। क्वेश्चन में मान लीजिए कहा गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है, ठीक है, और दोस्त यहाँ पर जो भी कंडीशन है, एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट ग्राउंड से 1500√3 यानी कि ये 1500√3 मीटर ये ग्राउंड की से हाइट है उसकी एरोप्लेन की, और ये कितना एंगल बना रहा है अभी 60 डिग्री, यानी कि ग्राउंड पे जो एंगल अभी इसका बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, इसका मतलब ये अभी यहाँ से कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया अगर, तो अब जो इसका एंगल है ग्राउंड से, हाइट तो कांस्टेंट है, इन्होंने बोला है कि हाइट में कोई चेंज नहीं है, तो उस समय जो एंगल ये बनेगा, यानी अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ पर, अभी यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। पहले एंगल कितना था 60 था, अब कितना होगा, पहले एंगल 60 था, अब कितना होगा भाई, पहले हम क्या थे, पास में थे, अब दूर में, तो एंगल कम होना चाहिए। तो अब कितना एंगल हो गया, अब इसमें एंगल दे रखा है कि पहले 60 था, अब 30 हो गया। ठीक है, तो हमें बताना ये कि उसकी स्पीड क्या है, एरोप्लेन की स्पीड क्या है, यानी अगर उसकी स्पीड हम मान लें कुछ, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करेंगे, अगर ये किलोमीटर में लिया है तो इस डिस्टेंस को भी किलोमीटर में करेंगे तो 1.5√3 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ये जो हाइट 1500√3 मीटर थी वो हो जाएगी 1.5√3 किलोमीटर। तो ये तो हाइट होगी, एंगल दे रखा है। अच्छा ये बताइए, अभी मान लीजिए इतने को हम कुछ मान लेते हैं, हमने एक्सिस को माना है, स्पीड को माना है। टाइम की अगर बात करें 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड में कितना चला, यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, x है, टाइम कितना है 15 सेकेंड है, तो 15 सेकेंड को आर में करेंगे तो 3600 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15/3600x। तो ये आ गई क्या डिस्टेंस, यानी यहाँ के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो 15/3600x आ जाएगी।
अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो ये सॉल्विंग हम किलोमीटर में चेंज करने वाला काम बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा टिपिकल हो रहा है, तो पहले ऐसा करिए मीटर में कर लीजिए, और जब मीटर में हो जाएगा तो बाद में आसानी से आप निकाल लेंगे। यानी हम स्पीड को भी क्या मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में मानेंगे और हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम वो सेकंड में है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 15x। तो 15x मीटर, ये जो निकलेगी डिस्टेंस मीटर में निकलेगी, और इस डिस्टेंस के लिए स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड तो वही रहेगी। टाइम को मान लें, टाइम को मान लें कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ के लिए स्पीड तो यही रहेगी जो यहाँ पर थी, यानी x, और टाइम कितना हो गया t, तो x इंटू टी, यानी यहाँ के लिए जो डिस्टेंस होगी वो होगी x इंटू टी। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो आप। क्वेश्चन में कहा गया कि एक एरोप्लेन है जिसका ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इसी पॉइंट से जब एरोप्लेन थोड़ा आगे निकल जाएगा, यानी कि 15 सेकंड के बाद एरोप्लेन की जो भी पोजीशन होगी वहाँ से अगर एंगल देखा जाएगा या यहाँ से उस पॉइंट का एंगल देखा जाएगा तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। पहले 60 था, अब 30 हो गया, पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, एरोप्लेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो ये पोजीशन जो चेंज हुई 15 सेकंड में हुई है। उसके लिए जो हाइट दे रखी थी वो 1500√3 मीटर दे रखी थी। तो हमने क्या किया, हमने उसकी स्पीड को फिलहाल मीटर पर सेकंड में मान लिया, टाइम सेकंड में दे रखा था। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से क्या निकल आया, ये डिस्टेंस निकल आई जो उसने 15 सेकंड में कवर की। बाकी डिस्टेंस के लिए क्या लिखा जाए, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड x हो गई और टाइम t हो गया। तो यहाँ से x इंटू टी आ जाएगा ये डिस्टेंस। नेमिंग अगर करना चाहे तो A B C D E, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब हम यूज़ कर लेते हैं। अगर ट्रायंगल ABC में देखें, यानी इन ट्रायंगल ABC में अगर काम करें तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पहले तो हम xt और हाइट दे रखी थी, इसके साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि 1500√3 मीटर अपॉन बेस, यानी x इंटू टी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, तो ये आ जाएगा 1500√3 अपॉन x इंटू टी। तो x इंटू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 अपॉन में आ जाएगा। तो 1500√3 अपॉन √3 कट जाएगा और फिलहाल जो वैल्यू मिलेगी वो x इंटू टी आ जाएगा 1500 मीटर। तो ये आ गई xt की वैल्यू। अब हम काम करेंगे बड़े ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल DCE में, यहाँ पर भी tan लगेगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500√3 अपॉन पूरी वैल्यू, यानी xt प्लस 15x, पूरा ट्रायंगल पूरा लेना, तो ये भी पूरी ली जाएगी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1500√3 अपॉन xt प्लस 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा xt प्लस 15x इज इक्वल टू 1500√3 इंटू √3 3 होता है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4500। जबकि यहाँ पर अगर xt की वैल्यू लिखी जाएगी तो कितनी है, 1500 प्लस 15x, तो ये 15x बराबर क्या आ जाएगा, 4500 माइनस 1500, यानी कि 3000 वैल्यू किसकी है, 15x की। तो अगर हमें x की निकालनी तो ये 15 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 3000 अपॉन 15x 15, तो ये आ जाएगा 200। तो 200 मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन हमें स्पीड काहे में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। देन यू हैव टू चेंज मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। कैसे चेंज करेंगे, जो स्पीड यहाँ पर आई है वो कितनी आई है, वह ये 200 मीटर पर सेकंड का मतलब अपॉन में 1 सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड। अब उनका वैसे तो डायरेक्ट हमारे पास मेथड है, वैसे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर करेंगे तो 200 मीटर को किलोमीटर में करना है तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, और सेकंड को अगर आर में करना तो अपॉन में 3600, इसके अपॉन में 3600 है, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 3600 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 5 या और 2 18 जा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 18/5 आ गया। यानी कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से कटा तो 5 4 20, यहाँ पे 40 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। जो फाइनली आंसर हमको मिला, यानी कि जो स्पीड निकलेगी एरोप्लेन की वो आ जाएगी 720 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जिसमें हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिप्रेशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया है, लगा लेते हैं। लिखा है कि अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। पहले तो क्लिफ क्या है? क्लिफ का मतलब कुछ कोई ऊंची चीज़, कोई ऊंची पहाड़ी हो सकती है, ठीक है। तो लिखा है कि अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी है जो कहीं पर हाइट पर खड़ा है, मान लीजिए वो हाइट ये मान लेते हैं, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ से वो एक बोट है, यानी कि ये क्या है? समुद्र का किनारा मान लेते हैं। समुद्र के किनारे पर कोई ऊंची चीज़ है जहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है और बोट इसमें आ रही है। तो जिस बोट को वो देख रहा है, इस बोट के लिए इन्होंने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमने आपसे बोला था कि अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अगर यहाँ बैठ कर इधर देख रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? दिस इज 30 डिग्री। अभी जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक, 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जो इस बोट की स्पीड, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बोट बना दी गई तो इस बोट की स्पीड दे रखी है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इसकी स्पीड को मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया जाएगा, x ही मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बोट चल रही है और वो किधर की ओर आ रही है? इधर किनारे की ओर। तो जब किनारे की ओर आएगी तो ये कह रहे हैं कि जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है, यानी कि 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद उसकी जो पोजीशन होती है वो यहाँ आ जाती है। जो यहाँ पर थी वो यहाँ आ गई, तो उस समय जो एंगल हम निकालेंगे वो एंगल इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी ये नहीं दे रखा है, फिर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही दिया हुआ है। कितना दिया है? 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फाउंड टू बी 60। यानी अब इस लाइन के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये समझो, अब अगर ये 30 है तो अल्टरनेट से ये 30 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो अल्टरनेट से ये 60 हो जाएगा। यानी कि ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो 6 मिनट लग रहा है। अगर हम यहाँ पर जो स्पीड है अगर मीटर पर मिनट मान लें, अगर मीटर पर मिनट मान लेते हैं तो इसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 6 मिनट का है, तो इसका मतलब 6x, यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो कितनी है? 6x। x यहाँ पर क्या है? स्पीड है बोट की, और 6 यहाँ पर क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है मिनट में। स्पीड जो लेट की है हमने वो मीटर पर मिनट लेट की है, जिससे कि हमको मिनट को सेकंड में या आर में चेंज ना करना पड़े, तो मीटर पर मिनट। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 6x। और यहाँ के लिए जो हमने माना है तो स्पीड तो x ही रहेगी, लेकिन टाइम हमने मान लिया t मिनट। टाइम कितना मान लिया? t मिनट से टाइम माना क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में निकालना फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। शोर मतलब यहाँ ये किनारा है, यहाँ पहुँचना है उसको। अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम को t मान लिया जाए, स्पीड x है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी x इंटू टी, x इंटू टी, ये डिस्टेंस आ गई। और हाइट हमने कितनी मान ली? h मान ली। क्या क्या गिवन था? फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। एक क्लिफ है, यानी कि कुछ हाइट पे कोई पहाड़ी जैसी कोई चीज़ जिस पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है और वहाँ से वो बोट को देख रहा है, जो कि समुद्र के किनारे पर ये क्लिफ थी, तो समुद्र में यहाँ पर कोई बोट आ रही थी। तो इसने क्या, पहले जब देखा बोट को तो 30 डिग्री का एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर कितनी? 6 मिनट। 6 मिनट के बाद जब दोबारा उसी बोट को देखता है तो एंगल कितना होता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो हमने कहा कि अल्टरनेट से ये एंगल 30 हो गया, एंगल 60 हो जाएगा। फिर बात आई स्पीड बोट, तो स्पीड हमने बोट की कितनी मान ली? कांस्टेंट स्पीड लिखा था, उस स्पीड को हमने x कंसीडर कर लिया, लेकिन स्पीड को हमने x जो माना है वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर नहीं माना है, बल्कि मीटर पर मिनट माना है। जब मीटर पर मिनट मानेंगे तो हमको इस 6 में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x, यानी कि ये हो गया स्पीड x और टाइम हो गया 6 मिनट। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो 6x की ये डिस्टेंस हो जाएगी। रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए जो टाइम कंसिडर किया गया उसको हमने मान लिया t मिनट।
t मिनट का अगर टाइम है, स्पीड x, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि x इंटू टी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर नेमिंग कर दें A B C D, अगर हम इन ट्राइंगल ABC में बात करें पहले, तो ABC में आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स टी, परपेंडिकुलर और बेस। tan में था इसलिए tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर आ जाएगा √3 एक्स टी। ये क्या आ गई, हाइट आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD में काम करें, तो फिर से tan लगाएंगे, लेकिन अब tan कितना है, 30 डिग्री का है, तो tan 30 हो जाएगा h अपॉन ये पूरी का मतलब 6x प्लस एक्स टी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन √3, यहाँ पर कितना h अपॉन 6x प्लस एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3h इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, तो क्या किया जाए, h की जगह पर कितना लिख सकते हैं, √3xt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 लिखा और h की जगह पर √3xt लिख दिया, बराबर कितना है 6x है, और यहाँ पर xt आ गया, तो √3 3xt, और ये xt इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 6x, माइनस करने में कितना आ जाएगा 2xt, बराबर कितना 6x। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 6x अपॉन 2x, यानी कि 3 मिनट का टाइम आ गया, यानी ये टाइम कितना है 3 मिनट का, और ये टाइम कितना है 6 मिनट का। तो अगर टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल जो टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम तो ये हो जाएगा 6 + 3, यानी कि 9 मिनट का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। यानी बोट को शोर तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो 9 मिनट का लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देख लेते हैं डिप्रेशन वाला क्वेश्चन। एक और बता देते हैं इसमें, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही है। इसमें कहा गया है कि observed from the top of a 75 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ship। अभी जो क्वेश्चन किया उसी के जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर स्पीड नहीं दे रखी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि एक लाइट हाउस है, मान लीजिए यहाँ पर लाइट हाउस है, ये कोई सी है, यहाँ पर से लाइट हाउस से जो बंदा यहाँ से जो भी यहाँ पर खड़ा है उसने क्या देखा, 2 बोट आ रही हैं। दोनों बोट में कहा गया एक बोट दूसरी बोट के ठीक पीछे है, एक बोट दूसरी, लिखा गया इसमें, सुन लेते हैं फिर से कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की हाइट हो गई, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 and 45 डिग्री। 2 शिप हैं जिनके लिए एंगल 30 और 30 डिग्री और 45 है, तो अंडरस्टूड है कि जो छोटा एंगल है वो 30 है, यानी जब दूर की चीज़ देखेंगे तो एंगल कम हो जाएगा, और जब पास की चीज़ देखेंगे तो एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री, ये एंगल दे रखा है। 2 बोट है, तो कह रहे हैं कि जो ठीक पीछे, एक बोट के ठीक पीछे दूसरी बोट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ये आपको निकालनी है। x दे रखी है, हमने मान लिया इसको, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। ठीक, हाइट दे रखी। अब इतने से काम कर लेते हैं, तो इतने को हमने x मान लिया और इतने को हमने y मान लिया। हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो पहले क्या करते हैं कि नेमिंग करते हैं A B C D। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर काम किया जाए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan लगाते हैं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये 75 आ जाएगी, 75 मीटर। अब करना है 30 डिग्री के लिए, यानी कि ट्रायंगल ABD ले लें, यानी इन ट्रायंगल ABD जब पूरा ट्रायंगल लेंगे तो ये पूरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3,
यहाँ पर 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 75√3। तो यहाँ से क्या करना है, वाई की वैल्यू 75 लिख दें। तो वाई की वैल्यू 75 जब लिखेंगे तो ये 75 इधर आ जाएगा, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा √3 - 1। चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें आंसर, और चाहे तो √3 की वैल्यू लिख दें, तो आ क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 75 और √3 की जगह पे 1.732 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस करने पे 0.732, मल्टीप्लाई इसी करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, यानी कि अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जाए तो 7 7 49, 7 5 35, 54.5 अप्रॉक्स। ये इसको आप कर लीजिएगा जितना है 54.5 और 7, 54.5, 3 5 15 7, 54.7 के अप्रॉक्स। तो ये आ जाएगी, क्या आ गई, दोनों स्ट्रिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। वैसे अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन आती है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।